साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे डीबीटी जेआरएफ के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे अब आपके लिए जो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले कुछ मतलब खास तौर से अगर मैं कहूँ कि 2022 के पेपर में डीबीटी ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो आपको फिगर दिखा के क्वेश्चन पूछा। ठीक है, मतलब फिगर के माध्यम से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको एक जो कि रेयरली डीबीटी ऐसा करता था, बस इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे बहुत बार जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछा है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया है। इसी तरीके से आपको एक रिएक्शन बना के पूछा था, यहाँ पे एक पेप्टाइड्स का पूछा है। तो इसके रिगार्डिंग भी हमको प्रिपेयर होकर जाना होगा, अपने दिमाग को दुरुस्त करके जाना होगा कि ऐसे क्वेश्चंस का भी सामना हो सकता है। और अमूमन ये चीजें ऐसे क्वेश्चंस होती हैं कि जहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, हार्ड भी होते हैं क्वेश्चन, बट इतना मैं कहूंगा कि एक होता है ना कि आप फिगर देख के तुरंत घबरा जाते हैं। तो पहला पार्ट जो है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में फिगर देख के घबराना नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपको सॉल्व करने के बाद रियलाइज होगा कि यार इतना भी ज्यादा मुश्किल ये सवाल नहीं था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले मैं अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ कि क्वेश्चन आईडी आपकी 632 है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली बात, आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता क्या है। तो जैसा कि कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रोटीन है वो आपकी बन चुकी है। ठीक है, यही तो होता है। डीएनए से डीएनए का बनना हम उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। आरएनए का बनना जो होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब ये जो प्रोटीन आपकी बन के निकलती है तो आपके लीनियर फॉर्म में निकलता है, एन टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल होता है, राइबोसोम से अटैच वगैरह करके। वाली फिगर अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। लेकिन इस प्रोटीन को फंक्शनल आने के लिए बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो जो आपका ट्रांसलेशन होने के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे आपका आपने को मैंने ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ाया, वो भी आपके तरीके का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आता है। इसके अलावा हिस्टोन्स वगैरह में जो आप देखते हैं या कुछ भी चीजें अगर आप देखते हैं कि जहाँ पे डीएसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये सारी चीजें जो हो रही होती हैं, एक तरीके का क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। ठीक है, या मेजर जो आपका एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपका ग्लाइकोसाइलेशन होगा। इसके अलावा जो भी आपकी कोई भी बॉन्डिंग जो इन्वॉल्व होगी वो भी आपकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आएगी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ध्यान से समझिएगा कि कितने प्रकार के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं इस पेप्टाइड को अगर मैं देखना चाहूं और समझना चाहूं तो जो मुझे पहला पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यहाँ पे जो नजर आया है वो इस तरह से नजर आया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक सर्कुलर फॉर्म में आ गया है, लीनियर फॉर्म में ये आपका नहीं है। यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर जो है ये अगर आपका सर्कुलर फॉर्म में आया है तो इसका मतलब इसमें कोई बॉन्डिंग हुई होगी, यानी कि ये अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आया होगा। तो अपना जो भी इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया होगा या कुछ भी किया होगा, टर्सरी में आया होगा, या अगर इवन ये क्वाटनरी में आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है। बट ये अगर लीनियर से सर्कुलर में आया है तो इसमें जरूर कोई ना कोई पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुआ है। तो पहला मॉडिफिकेशन आपको ये हो गया है। अगर हम दूसरे मॉडिफिकेशन को अगर हम यहाँ पे देखना चाहें इस स्ट्रक्चर में, जो कि मैंने आपको पहली बात तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको हर अमाइनो एसिड के 1 अल्फाबेट सिंबल पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आप इस लेवल पर आ गए हैं कि आपको अमाइनो एसिड्स के नाम नहीं दिए जाएंगे कि ये क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डब्ल्यू दिया है तो आपको पता होना चाहिए किस अमाइनो एसिड का सिंबल है, सी किसका है। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो जैसा कि आप सी सी के बीच में एक बॉन्ड देख रहे होंगे, सी जो होता है ये आपका सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है। और आपने देखा होगा सिस्टीन जो होता है ये बेसिकली आपका क्या करता है, डाई सल्फाइड लिंकेज का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक तरीके से आपका कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो होता है अगर इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और जो भी यहाँ पे डाइसल्फाइड का लिंकेज का बनना जो होता है ये आपका किस में आता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आता है। तो यहाँ पे दूसरा जो हमको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन देखने को मिला है वो हमको डाइसल्फाइड लिंकेज के रूप में देखने को मिला है। बट यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डराइव किया, और शायद बच्चों ने, अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके गए होंगे और उन्होंने इस क्वेश्चन को देखा होगा तो उनको यहाँ पे ये भी फील आया होगा कि जो गलती करने की संभावनाएं बढ़ी होंगी। कि उन्होंने क्या किया होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइसल्फाइड लिंकेज एक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एक आपको यहाँ मिल रहा है, एक आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये
3 आपको सिस्टीन बॉन्ड कह सकते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है। तो सोचा होगा कि 3 है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 एक ऑप्शन दिया है, तो 3 और 1 जोड़ दिया 4 हो गया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कितने प्रकार के ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहला जो है वो आपका एक सर्कुलर फॉर्म में आया, ये एक मॉडिफिकेशन है। और दूसरा मॉडिफिकेशन है डाइसल्फाइड का बनना। अब डाइसल्फाइड 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 300 बन रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि जो हमको मेजर तरीके से अगर मैं इसको कहना चाहूँ कि हमको कितने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इस फिगर में देखने को मिल रहे हैं, तो हमको एक ये चूंकि ये सर्कुलर फॉर्म में आ चुका है, तो एक मॉडिफिकेशन ये हुआ है और दूसरा मॉडिफिकेशन जो है वो डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो 2526 होगा। क्वेश्चन आईडी आपकी 632 है और यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो 2526 होगा, राइट। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो कि आपसे और पूछा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, यानी कि ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछ रहा है। तो इसमें अगर आप देखना चाहें, अगर इसमें हम पहचाने, तो आपको क्लोरीन देखने को मिल रहा है जो उन्होंने सारे ऑप्शंस में सेट कर रखा है, तो इससे आप नहीं निकाल पाएंगे। सल्फर इन्होंने सारे ऑप्शन में एक एक रख दिया है, तो यहाँ से काम आपका नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले ऐसे चीजों में आपको क्या करना होगा, कार्बन नंबर काउंट करना होगा, जो कि आप बेसिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते थे तो वहां से आपको रिकॉल करना होगा और केमिस्ट्री के माध्यम से आपको क्या करना होगा, इस कार्बन नंबर को आपको चैन की लेंथ को काउंट करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला कार्बन आपका यहाँ होगा, दूसरा कार्बन आपका यहाँ होगा, तीसरा कार्बन आपका यहाँ होगा। याद है ना, ऐसे काउंट करते थे। चौथा कार्बन यहाँ होगा, पांचवा कार्बन यहाँ होगा, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके से जब आपका स्ट्रक्चर जब आपका ऐसे जाता था तो हम इसको एज अ मिथाइल ग्रुप मानते थे। तो एक कार्बन आपका ऊपर हो गया, तो 5 कार्बन यहाँ हो गया और एक कार्बन आपका यहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, तो 6 कार्बन हमने गिन लिए। सातवां कार्बन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आठवां कार्बन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, नौवां यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका 10वां कार्बन है और इस तरीके से यहाँ पर एक आपका मिथाइल ग्रुप है, तो ये आपका 11वां कार्बन हो जाएगा। और फिर इस तरीके से जब आप सर्कल में आएंगे तो ये आपका 12 कार्बन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अब 12 कार्बन आपको एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यानी कि 2469 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। समझ रहे हैं? तो अब तो नहीं कोई कंफ्यूजन आएगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आने की संभावना रहती है और बहुत ही बेसिक है। आप जब भी कभी भी आप आयुपैक नेम जब आप पढ़ते थे तो ऐसे ही तो आप काउंट करते थे, बस उसी तरीके को आपको लगाना है। यहाँ पर कार्बन का नंबर को काउंट करना है और आंसर को लिख देना है। तो यानी कि कार्बन आपको एक ही ऑप्शन में दिया गया था, तो यानी कि कार्बन 12 हो जाएगा, H17 होगा, N4OS होगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने ड्राइव किया है और आपसे सिंपल आपसे पूछा है कि एक डायग्राम बना के आपसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स द ऑस्ट्रिच एग बिगर है माइटोकॉन्ड्रिया के एग से। अब इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब ऑस्ट्रिच का नाम आया है तो एक इन्फॉर्मेशन शायद आपको पता होगी, और नहीं पता है तो आज से उसको याद रख लेना। और बहुत ही बेसिक है कि जो हम पढ़ते थे कि सबसे लार्जेस्ट अगर कोई सेल का नाम अगर आपसे पूछा जाता था तो हम क्या कहते थे, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे ही छिपा हुआ है जो आपको याद रखना है। अब इस रेंज को देखिए, कह रहा है कि ऑस्ट्रिच का एग है, यानी कि ये ऑस्ट्रिच का एग है जो कि 100 mm है, ठीक है। तो ये है आपका 100 mm है। और माइटोकॉन्ड्रिया का रेंज अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, जो कि बैक्टीरिया से मिलता जुलता है। और यहाँ पे भी आपको एक चीज और देखने को मिलेगा जो हम बहुत बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी चीजें आपको बैक्टीरिया की जैसे ही देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ये एक सेम ओरिजिन इनकी कह सकते हैं, कि जो आपसे एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी आप पढ़ते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया भी आपको सेम पैरामीटर पे सेम रेंज पर आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो हो सकता है कि आगे भी आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। बाकी सेल्स के रेंज भी याद रखिएगा कि कौन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपसे पूछ लिया तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फ्लू का वायरस जो होगा वो और छोटा होगा, समझ रहे हैं। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये आपका 1 माइक्रोमीटर है। तो यानी कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका 1 माइक्रोमीटर है।
अब अगर हम इसको लिखना चाहें 100 mm को हम क्या लिख सकते हैं? मिली को हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं और माइक्रो को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। अब चूँकि हमको ये देखना है कि कितना बड़ा है, तो सिंपल सा आपको इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देनी है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 100 इंटू ये पावर ऊपर में जाएगा, यानी 10 की पावर -3 और 10 की पावर 6। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 में +6 घटाएँगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा और बड़ा वैल्यू जो है वो 6 है और उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, जो कि अंडरस्टूड है। तो ये वैल्यू हमारी किसमें आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो यानी कि अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की पावर 5 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखना चाहें तो ये आपको चौथे ऑप्शन में 5 जीरो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो 624 का जो आंसर बनेगा वो आपका 2496 बनेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन से ये आपका क्वेश्चन लगेगा, बेसिक मेथड से क्वेश्चन लगेगा। इसी वजह से मैं बार-बार बोलता हूँ, ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपको हर तरीके के अवसर प्रदान करेगा। जो भी आपने जब भी आपने होश संभाला होगा कक्षा 6 से लेकर अभी तक आपने पोस्ट ग्रेजुएट तक जो भी आपने पढ़ाई की होगी, चाहे वो आपने मैथ के माध्यम से पढ़ा होगा, चाहे आपने फिजिक्स के माध्यम से पढ़ा, चाहे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, चाहे आपने बायोलॉजी में पढ़ा, उन सभी चीज़ों को ये आपका टेस्ट करेंगे और आपका कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग रहा है, तो आपको उससे डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ऐसे क्वेश्चन्स के रिगार्डिंग भी जो है वो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन्स को इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को भी हम समझ लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि एनिमल क्लोनिंग प्रोटोकॉल व्हाइल परफॉर्मिंग ई-न्यूक्लिएशन व्हिच केमिकल यूज्ड किया जाता है फॉर रिलैक्सिंग द सेलुलर साइटोस्केलेटन। तो बहुत चीजें ऐसी भी होती हैं कि जब आप ऑप्शंस को देख के भी ट्रेस करके भी जान सकते हैं अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो जैसा कि एक ऑप्शन में आपको हेपेरिन दिया है जो कि आप पढ़ते हैं, ये आपका क्या होता है? ये आपका जो होता है, ये आपका एंटी कोगुलेंट होता है, ब्लड कोगुलेशन को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, याद आया? तो ये तो आपका नहीं होगा। इसके अलावा फाइटोहीम-एग्ग्लूटिन ये भी आपका ब्लड वगैरह से रिलेशन देखने को मिल रहा है, हीम-एग्ग्लूटिनिन कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। जो बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलता है, वो आपका साइटोकैल्सिन होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि साइटोकैल्सिन जो कहीं न कहीं साइटोस्केलेटन का वर्ड से जो डिराइव हुआ है साइटोकैल्सिन इसका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ से भी आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3034 मिलेगा। बाकी एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे फँसाया है प्रोनेस, तो प्रोनेस क्या है? मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा इसके बारे में लगा दिया है, बेसिकली आपका प्रोटीन डाइजेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? जो कि एक मिक्सचर होता है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से हम आइसोलेट करते हैं, बोथ एक्सो एंड एंडोपेप्टाइडेज़ के तरीके से काम करता है, जो कि डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन सबस्ट्रेट। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, आगे से याद रखिए अगर आपसे पूछता है कि कौन-सा ऐसा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का नाम बता दीजिए, तो ये आपका प्रोनेज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहूँगा कि आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रेस करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 3 नंबर आप ले सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमने लिपिड की जब बाइलेयर पढ़ाई है, वहाँ पे भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि क्यों लिपिड के बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे इस पहलू को एग्ज़ाम्पल देकर हमने समझा था। तो जो बच्चे नए हैं, वहाँ पे जाके ज़रूर एक बार देखिएगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे से याद रखिएगा टॉलुइन जो होता है ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, वाटर जो होता है आपका पोलर होता है, ठीक है? तो क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंट्रोपी के टर्म में हमको आंसर देना है। एंट्रोपी जैसा कि हमने बहुत बार क्वेश्चन को सॉल्व किया है और जो कि थर्मोडायनामिक्स जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स जो है वो आपकी एंट्रोपी पे डिपेंड करती है, ठीक है? और एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस, ठीक है? रैंडमनेस, ठीक है? तो क्या होता है कि जब आपका वाटर नॉर्मल लेवल पे रहता है, नॉर्मल रहता है, तो सिस्टम में इस तरीके से रहता है, वाटर है, कहीं इधर है, उधर है। लेकिन जब कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये आपका टॉलुइन आया, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक क्लोज़ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। समझ रहे हैं? उससे हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग करने के लिए या कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक वाटर जो होता है, अब ये यहाँ पे कैसे आ जाएगा, एक ऑर्गेनाइज़ वे में आ जाएगा। तो यानी कि जब ये ऑर्गेनाइज़ वे में आ जाएगा, तो ये रैंडमनेस क्या हुई? कम हुई। तो रैंडमनेस कम हुई, तो यानी कि एंट्रोपी कम हुई। तो यानी कि इस कंडीशन में क्या हुआ है, डिक्रीज़ इन द एंट्रोपी ऑफ द वाटर। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा, वो 2309 होगा, जो कि बहुत ही थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री है, तो याद रखिएगा आगे से अगर ऐसे क्वेश्चंस आपकी मुलाकात होती है और ऐसा नहीं है कि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आप इस क्वेश्चन को केमिस्ट्री के एंगल से देखना चाहें,
तो मैं कहूँगा आप केमिस्ट्री के एंगल से देख लीजिए, नहीं तो अगर आप लिपिड की बाइलेयर, बायोमेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। ब्रूस अल्बर्ट में मैंने इसका एसीटोन और वाटर के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था इसका एग्जाम्पल, ऐसे देकर वहाँ पे 2 फिगर में हमने कंपैरिजन किया था, तो वहाँ पर भी अगर आप जाएँगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। राइट? फिर कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। एक एंट्रोपी को लेकर आपका और क्वेश्चन पूछा गया था कि द एंट्रोपी ऑफ ए ग्रोइंग सेल्स जो आपकी ग्रो करती रहती हैं डज नॉट कीप इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, बिकॉज उनकी जो एंट्रोपी होती है ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। क्यों? तो इसलिए नहीं बढ़ती रहती है क्योंकि जो सेल्स होता है वो एक ओपन सिस्टम में रहता है जिसमें मैटर और एनर्जी जो होते हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं सराउंडिंग से। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज होते हैं, फिर सारी चीजें होती हैं सेल्स के रिगार्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका 2912 होगा। 728 2912 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड एज अ सेलेक्टिवली डेवलपिंग ट्रांसजेनिक प्लांट। सेलेक्टिवली मार्कर, सॉरी यहाँ पे ये हट गया है, सेलेक्टिवली मार्कर के तरीके से कौन सा आपका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा दिया है, अगर हम ऑप्शंस को ट्रेस करें, जैसा कि ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन अभी हमने पिछली बार इसको पढ़ा है और मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली आपका रिपोर्टर जीन के तौर पे ये काम करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी बीटा लैक्टमेज जो है वो हमने पेनिसिलिन के रिगार्डिंग पढ़ा था, तो यहाँ पे इन्होंने जबरदस्ती इसको लगा दिया है, तो बीटा लैक्टमेज यहाँ पे नहीं होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी जो होता है ये भी आपका एक तरीके का रिपोर्टर जीन के तरीके यूज किया जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपका ये चार्ट लगा हुआ है जो कि ग्लिक एंड पेस्टन बुक का यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो एटलीस्ट दुनियादारी नहीं पता है तो ये चार्ट याद रखिएगा आगे से। इसमें दिया गया है कि प्लांट सेल रिपोर्टर एंड सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तो बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर का भी काम करते हैं, रिपोर्टर का भी कार्य करते हैं। उसमें आपका जो आपका है वो आपका नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज है। थोड़ा सा यहाँ पे ये लग रहा है मिट गया है, नहीं नहीं अब क्लियर हो गया है। ओके ओके फाइन, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं, आप देखिए सेलेक्टेबल मार्कर भी आ गया है, तो ये देख लीजिए नियोमाइसिन, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज जो होता है ये दोनों का काम करता है, हाइग्रोमाइसिन काम करता है। और वही चीज यहाँ पे जो होगा इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा कि जो आपका सिलेक्शन मार्कर का काम करेगा। बाकी ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वगैरह होते हैं, इसमें जो जो चीजें आपको याद रखनी है, बीटा ग्लूकोयूनिडेज जो है वो आपके रिपोर्टर का काम करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपका रिपोर्टर का काम करता है, ब्रोमोक्सिल नाइट्रेलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा लेकिन ये रिपोर्टर का काम नहीं करेगा। और जीएफपी जो होता है वो आपका रिपोर्टर जीन के तरीके काम करता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एंजाइम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एटलीस्ट हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज एंड नियोमाइसिन ये प्लांट के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, और बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, किसी को हम कम ज्यादा नहीं कह सकते हैं, बट जितने हाईलाइटेड हैं उसको याद रखिएगा। पर्टिकुलर इस चार्ट को रिमेम्बर करने की कोशिश करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। बाकी समय आने पर हम इन चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट को स्टार्ट करेंगे कि रिपोर्टर जीन, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। बाकी थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज होगा तो आप इसको कैच कर लेंगे। बाकी जैसे कि आपका ये ल्यूसीफरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके रिपोर्टर जीन के तरीके काम करते हैं, याद रखिएगा। चाहे वो फायरफ्लाई का लूसीफरेज हो, चाहे वो बैक्टीरिया का लूसीफरेज हो, दोनों ही जो होते हैं ये आपके रिपोर्टर जीन के तरीके काम करते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि आपका और पूछा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं कि आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि आरएनए का जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कंपोज्ड है प्राइमरली ऑफ ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए रीजन फाउंड बाय फोल्डिंग ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बैक ऑन द इटसेल्फ। तो पहली बात, आरएनए का जो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनता है, जो कि आप देखते हैं कि जो कि आपका हेयर पिन लूप वगैरह की स्टोरी हमने बताई थी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले पार्ट में सॉल्व करते हुए। तो ये सारी कहानी होती कैसे है, तो इसमें क्या होता है कि चूंकि आपने पढ़ा होगा कि आरएनए जो होता है बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म अगर गलती से बन जाता है तो यही मेन कारण होता है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होने का। तो इसमें जो आपके कंपोज होते हैं कि डबल स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड आपके आरएनए के रीजन होते हैं जिनके फोल्डिंग ऑफ जो कि फोल्ड हो जाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बैक ऑन द इटसेल्फ। मतलब जो आपके सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आपस में फ्यूज कह लीजिए तो उससे क्या हो जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड रीजन्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेयर पिन लूप वगैरह बोलते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि लाइक द प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी कन्वेंटली viewed as an intermediate step in the formation of a three dimensional structure। तो कह रहे हैं कि जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर का हम प्रोटीन के लिए हम 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम आरएनए के लिए भी देख सकते हैं। तो अगर हम बहुत डिटेल में ना जाएं, यहाँ पे आपको कोई टेक्निक वेक्निक नहीं सोचनी है कि आप याद करने लगो कि कहाँ पे हमने आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का 3D पढ़ा था। अगर आपने बेसिक ट्रांसलेशन जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर जब आप आरएनए के रिगार्डिंग ट्रांसफर आरएनए जब आपका आता है तो ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में जब आप पढ़ते हैं तो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है और टर्सरी स्ट्रक्चर भी होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ये आपका याद रखिएगा इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है, ठीक है। तो अगर इतनी बात याद है तो ऑब्वियस ही बात है कि आरएनए का टर्सरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बात ये सही हो गई कि हम उसको एज अ टर्सरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी कन्वीनियंटली viewed एज ए इंटरमीडिएट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ ए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो यानी कि मुझे जो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यानी कि इस क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखना चाहें 738 तो इसका ऑप्शन जो निकल कर आएगा वो आपका 2949 निकल कर आएगा, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखाया हुआ है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आज आपको क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो जो चीजें अभी आपको यहाँ से समेट कर जाना है, और अगर आपके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक बार ट्रांसफर आरएनए को जाके जरूर देखिएगा। और कुछ नहीं जानते हैं तो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर का नाम याद रखिएगा। सेकेंडरी ट्रांसफर आरएनए का क्लोवर लीफ लाइक होता है, टर्सरी जो होता है वो इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है। बाकी ये चार्ट आपको याद रखना है भाई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। रिपोर्टर और सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स याद रखने हैं। एंट्रोपी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा केमिस्ट्री वगैरह में जाके। इसके अलावा साइटोकैल्सिन का यूज करते हैं। प्रोनेस के बारे में भी हमने जिक्र कर लिया है कि प्रोनेस आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो आने वाले समय में प्रोनेस ही क्या पता आपसे पूछ लिया जाए। इसके अलावा कैसे हम इसमें ऑस्ट्रिच के एग वगैरह को कैलकुलेट करते हैं, लार्जेस्ट सेल्स होती है, इस बात को हमने समझ लिया। और कुछ फिगर वाले क्वेश्चंस में कैसे हम कार्बन नंबर को काउंट करेंगे और किस तरीके से यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आपका हुआ है। तो आशा है कि ये सारे पार्ट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि समय कम है और किसी भी वक्त आपका डीबीटी जेआरएफ 2023 के रिगार्डिंग आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल करा दिए हैं, जिससे आपको हौसला आएगा कि आप भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी भी समय आपके पास भरपूर बचा हुआ है कि आप एक अच्छी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी इस तरीके से करते करते हम अभी बहुत सारे पार्ट्स को कवर करेंगे आने वाले समय में। कुछ और भी मान के चलिए 60 to 70% चीजों को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है डीबीटी के रिगार्डिंग। 2020 से लेकर 19 से लेकर मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं। थोड़े बहुत पार्ट्स बचे हुए हैं, उसको भी समय आने पर समझ लेंगे। अगर आप इस पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से देख कर जाएंगे एग्जाम में तो आप डेफिनेटली एग्जाम को एंजॉय करेंगे, अच्छे से वहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे, कॉन्फिडेंस आपका शानदार रहेगा। तो ये सारी बातें हैं। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी